बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि KPSC लेक्चर और एसएस टेस्ट अनकरीब होने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों को बाकी तैयारी के साथ साथ पास्ट पेपर का भी पढ़ना ज़रूरी है। और ये पास्ट पेपर क्यों पढ़ना ज़रूरी है? वो इसलिए कि इससे आप लोगों को 3 चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। पहला फ़ायदा, आप लोग मेंटली तौर पे रेडी हो जाओगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। दूसरा फ़ायदा ये आप लोगों को मिलेगा, अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो वही क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी के साथ कर पाओगे। जैसा कि 2017 और 2018 में हुआ था, वही दोनों टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली 100% रिपीटेड थे। और तीसरा फ़ायदा, आप लोग बहुत कम वक्त में बहुत सारे कोर्स को रिवाइज कर लोगे। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस अपलोड की है, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो कौन कौन से MCQs थे, उन MCQs के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफजई यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन 46 से स्टार्ट लेंगे। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इंक्रीज बाय 10 टाइम्स इट्स pH विल बी। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को देख ले तो स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें हमें गिवन है और वो क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेट्स सपोज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनिशियली हमारे पास 1 है और फाइनली ये इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, कितना? 10 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। तो लाजमी बात है इसका pH पे कुछ ना कुछ असर होगा। तो वो असर का हमने बताना है कि आया इसका pH इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई असर नहीं होगा pH पे, तो वही हमने बताना है। तो वो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आया ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट को देख ले, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं 10 टाइम्स। तो इनिशियल कंसंट्रेशन लेट सपोज H प्लस है और जो फाइनल कंसंट्रेशन है H2, अगर हम उसको खेलें H प्लस उसको 2 हम खेलें, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर ले तो हमारे पास उसका रेशो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 10 का हमें कहाँ से पता चला? 10 का हमें यहाँ से पता चला कि जब हम इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है? 10 आती है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहे? pH का पूछ रहे। pH का भी आप लोगों को पता है, pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन तो हमें पता है क्या है? 10। तो हम इस 10 का नेगेटिव लॉग ले लेंगे। जो ही हम इस 10 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो एज ए रिजल्ट में जो भी वैल्यू हमें आएगी तो उस वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कि आया हमारे पास उसका pH इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो ही हमने यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ 10 ले लिया तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है? -1। तो इट मीन्स के ये नेगेटिव क्या आपको बता रहा है कि इसका pH डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? बाई 1 हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे वही ऑप्शन ढूंढना है, डिक्रीज बाई 1। तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था लेकिन ये उससे मैच कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर स्लाइटली क्वेश्चन को चेंज कर ले तो आप लोग उसको किस तरह टेकल करेंगे? The pH of solution is 4। लास्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का बताया हुआ था और pH पूछ रहे थे। यहाँ पे pH बताया हुआ है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पूछ रहे। What should be the change in hydrogen ion concentration of solution if the pH is to be increased by 5? मतलब कि pH इनिशियली हमारे पास 4 था, इसको हमने इंक्रीज किया 5 तक, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं आपके पास, वही आप लोगों ने बताना है। तो उसको बताने से पहले हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे और अगर किसी ऑप्शन और आंसर ने मैच किया उसी को ही आपने सेलेक्ट करना है। तो चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। pH लेट सपोज
इज इक्वल टू 4। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आएगा इसका 10⁻⁴। इस तरह यहाँ पे pH इज इक्वल टू 5, तो इसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो 10⁻⁵ होगा। तो अगर हम इस 10⁻⁵ को इस फॉर्म में लिख लें 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10, तो ये दोनों क्या है आपके पास बिल्कुल सेम है। चाहे आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख ले तो दोनों करेक्ट है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 10⁻⁴ किसके इक्वल है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जो ही हम इसमें ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 10। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया, ये आपका आंसर हो गया। तो यही आंसर आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देख ले, ऑप्शन डी की तरफ आप लोग देख ले, डिक्रीज बाई 10 टाइम्स, तो ये देख ले ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमने इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। Question 47. At a certain temperature, hydrogen iodide dissociate into hydrogen and iodine. Only 50% of hydrogen iodide is dissociated at equilibrium. The equilibrium constant is. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख ले, एट ए सर्टन टेम्परेचर अगर हम इसको हीट अप करते हैं तो हमारे पास 50% हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। और हमने क्या बताना है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बताना है। तो इस तरह डायरेक्टली हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। इसके लिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड व्हेन डिसोसिएट, इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इनिशियली जो ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सारा का सारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। तो इट मीन्स कि 100% हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और 0% हमारे पास हाइड्रोजन एंड आयोडीन है। आफ्टर सम टाइम जो ही हम इस रिएक्शन को कुछ टाइम देते हैं तो उसके बाद 2x कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। अगर यहाँ पे ये 2x कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स के इसमें से हाफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा और हाफ आयोडीन में कन्वर्ट होगा। तो 2x का हाफ क्या है, x। तो इट मीन्स के x किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और x आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट की तरफ आ जाए कि एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज डिसोसिएट। तो हमें पता है कि 50% ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो आप लोगों ने 100% में से ये 50 माइनस करना है। इससे आप लोगों का किसका वैल्यू आ जाएगा, रिएक्टेंट का वैल्यू आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 50% कन्वर्ट हो रहा है किस में, जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इस 50 में हाफ जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा और इस 50 में हाफ आयोडीन बनेगा। तो 50 का हाफ क्या है, 25। तो 25% हमारे पास हाइड्रोजन बन रहा है और 25% आयोडीन बन रहा है। तो ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट और ये हो गया कि आपके पास रिएक्टेंट। तो अगर हम केसी के इक्वेशन को देख ले तो केसी का इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है हमारे पास 25, रिएक्टेंट है हमारे पास 50 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास 0.25। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में आप लोगों ने 0.25 ढूंढना है और उसी ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। जो लास्ट क्वेश्चन था वो आया था लेक्चर 2017 में और एसएस 2018 में। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है दोबारा। और कब किस में रिपीट हुआ है, लेक्चर टेस्ट 2021 में रिपीट हुआ है। स्मॉल उसमें चेंजेस की हुई है उन लोगों ने, और वो चेंजेस क्या है, चलो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग जो पास्ट क्वेश्चन होता है उसको किस तरह चेंज करते हैं। Hydrogen iodide heated a cell tube at 400 डिग्री सेल्सियस till the equilibrium was reached. हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर इन लोगों ने हीट किया है सेल ट्यूब में एट 400 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन में एट सर्टेन टेम्परेचर का बताया हुआ था, यहाँ पे टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको इग्नोर कर ले यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड वाज फाउंड टू बी डिकम्पोज 22%। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिकम्पोज हो रहा है
कितना 22%। लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ था कि वो 50% डिकम्पोज हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये 22% डिकम्पोज हो रहा है एट इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आपके पास क्या आ रही है, परसेंटेज का आ रही है। एट इक्विलिब्रियम लास्ट में 50% था और यहाँ पे 22%। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और उसका जो आंसर आएगा फिर उसमें से आप लोगों ने यहाँ पे मैच करना है। जो इसके साथ ये मैच करेगा आप लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सेम पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन आपके पास ये बन रहा है 2 mole of hydrogen iodide dissociate into hydrogen and iodine. Initially, 100 mole percent of hydrogen iodide is present and 0 mole percent of hydrogen and 0 mole percent of iodine. After some time, जो ही हम इसको कुछ टाइम देते हैं, some of the molecule of hydrogen iodide decompose into hydrogen and iodine. तो यहाँ पे हमें पता है कि 2x डिकम्पोज हो रहा है, तो इसमें से हाफ हाइड्रोजन में डिकम्पोज होगा और हाफ आयोडीन में। अगर यहाँ पे 2x है तो 2x का हाफ क्या है, x, तो x आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है और x आयोडीन का बन रहा है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम 22% आर डिकम्पोज। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी 22 को आपने 100 में से माइनस करना है। तो जो ही हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा आपके पास एट इक्विलिब्रियम कितना है 78। तो जिस तरह यहाँ पे हमने ये बताया हुआ था कि इसमें से हाफ x जो है ना हाफ कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और हाफ कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जो 22% आपको बताया हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम ये कन्वर्ट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, जो उसका प्रोडक्ट है उसमें करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, इस 22 का हाफ लेना है और वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन की और उसी का हाफ आपके पास आ जाएगी वैल्यू आयोडीन की। तो फिर उसी तरह आप लोगों ने कैसी जो है ना जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है। किसी का इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है 11 मोल परसेंट बन रहा है और आपके पास क्या है जो रिएक्टेंट है वो 78 है। तो जो ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रही है 0.019। तो यहाँ पे 0.019 ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन बी में मौजूद है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 48 है हमारे पास, ए वाइट सॉल्ट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर and gives a colorless solution with a pH of about 9। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देख ले तो यहाँ पे दो चीज़ें इस तरह बताई हुई है कि उस पे आप लोगों ने फोकस करना है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी है कि ये साल्ट जो है वाटर सॉल्युबल है और दूसरा ये कि जो ही ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है तो इसका pH आपके पास क्या आता है 9 आता है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेसिक पोर्शन को देखना है कि इसका जो बेसिक पार्ट है वो स्ट्रांग है या वीक है। वो इसलिए कि आपके पास जो ही ये साल्ट डिसोसिएट हो जाता है तो आपके पास जो रिजल्टेंट पीएच बनता है वो क्या बन रहा है, बेसिक बन रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने उस साल्ट पे फोकस करना है जिसमें स्ट्रांग बेस मौजूद हो। तो इन 4 ऑप्शंस को क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं कि जिसका भी पोर्शन बेसिक पोर्शन स्ट्रांग बेस से आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देख ले तो पहले ऑप्शन हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास कहाँ से बनता है, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों पोर्शंस को देख ले तो इसमें से जो एसिडिक पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है और जो बेसिक पोर्शन है वो वीक बेस से आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसका साल्ट हमारे पास एसिडिक होगा न कि बेसिक होगा। तो इसीलिए हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इस तरह अगर हम सेकंड ऑप्शन को देख ले तो इस सेकंड ऑप्शन में हमारे पास जो एसिडिक पोर्शन है वो एसिडिक एसिड से आ रहा है और इसी तरह बेसिक पोर्शन हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। तो ये भी आपको पता होगा कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। तो ये दोनों आपके पास क्या है, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका साल्ट आपके पास न्यूट्रल होगा न कि बेसिक होगा। तो ये जो ऑप्शन बी है ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो चलो ऑप्शन सी देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ये किससे बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस से और कार्बोनिक एसिड से। तो यहाँ पे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो यहाँ पे ये बेसिक पीएच तो दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर ले तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल
नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में अगर हम देख ले तो स्टेटमेंट में क्या बताया हुआ है कि ये वाटर सॉल्युबल है। तो पीएच तो ये हमें बेसिक दे रहा है, लेकिन सॉल्युबिलिटी की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास ये बचा हुआ है, तो ये ही करेक्ट होगा। लेकिन करेक्ट किस तरह होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास बनता किससे। ये बनता है हमारे पास सोडियम जो एसीटेट है, सोडियम एसीटेट हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड से एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे अगर हम एसिटिक एसिड की बात कर ले, ये वीक एसिड है और हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसीलिए हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। तो इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये कि ये आपके पास बेसिक पीएच दे रहा है, दूसरा ये कि ये वाटर सॉल्युबल भी है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोगों ने इसी को ही सेलेक्ट करना है। अगर हम क्वेश्चन 49 की बात कर ले तो क्वेश्चन 49 कुछ यूं है, व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन द pH इज। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि 4 ग्राम अगर NaOH का सॉल्यूशन हम बना ले 10 लीटर में, तो इसका pH हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इसका मोलर मास कितना है। उस मोलर मास से हम इसका जो है नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उससे उसकी मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे और उस मोलरिटी से हम इसका pH इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जाके हम बताएंगे कि इसका pH हमारे पास क्या आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले गिवन डेटा देख ले, तो गिवन डेटा में क्या है, NaOH गिवन है जो कि है 4 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। तो अगर हम यहाँ पे देख ले रिक्वायर्ड क्या होगी आपके पास, pH रिक्वायर्ड है। तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका मोलर मास आपके पास NaOH का क्या आ गया 40 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात कर ले तो नंबर ऑफ मोल आपके पास होता क्या है, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम 4 है और मोलर मास 40, तो इससे नंबर ऑफ मोल आपके पास क्या आ रहा है 0.1। तो यहाँ पे अब हम मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। मोलरिटी आपके पास किस तरह आएगी, मोलरिटी आपके पास इस तरह आएगी कि जो नंबर ऑफ मोल है आप लोगों ने इसको डिसॉल्व करना है सॉल्यूशन में इन लीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी हमें गिवन है, सॉल्यूशन कितना है आपके पास 10 लीटर है। तो इस 0.1 मोल को आप लोगों ने डिसॉल्व करना है 10 लीटर में। तो आपके पास एज ए रिजल्ट इसकी मोलरिटी क्या आएगी 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस मोलरिटी से हम pH फाइंड आउट कर लेंगे। वो किस तरह करेंगे, वो कुछ यूँ करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ये गौर कर लें, NaOH जब डिसोसिएट हो जाता है तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनता है OH माइनस बनता है, न कि हाइड्रोजन आयन बनता है। जब ये OH माइनस बनता है तो जो ही हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें POH बताएगा। तो जब हम यहाँ से POH फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका POH क्या बन रहा है आपके पास 2 बन रहा है। रिक्वायर्ड क्या है pH है। हमें ये भी पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, POH हमारे पास आ रहा है 2, तो यहाँ पे हम 2 इसमें पुट कर लेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है इसकी 12। तो यहाँ पे देख ले कि 12 मौजूद है कि नहीं मौजूद, तो बिल्कुल हाँ मौजूद है, ऑप्शन बी। तो आप लोगों ने ऑप्शन बी को ही सिलेक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 कुछ यूँ है, कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्यूरिफाइड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर ले तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास एक मिक्सचर होता है जिसमें से आपके पास माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि ये कम्प्लीटली उसमें सॉल्युबल नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं जो माइक्रोस्कोपिकली आप उसको देख सकते हैं। तो उस सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्यूरिफाई किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं अब, और हमने क्या बताना है कि इसमें 3 ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिसके थ्रू हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं सिवाय एक के, और वो कौन सा है जिसके थ्रू हम इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें से सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इस प्यूरिफाई नहीं कर सकते, और वो ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर क्रिस्टलाइजेशन की जगह कुछ और ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसके थ्रू भी हम इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, तो वो कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते।
हाँ, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर ले कि वो कौन सा मेथड है कि जिसके थ्रू हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डायलिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं, और अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के थ्रू भी आप लोग इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि KPSC में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको इन पेपर्स के हवाले से कुछ पूछना हो या बाकी कुछ इस तरह के MCQs हों जिसके बारे में आप लोगों ने कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दे दूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। द अल्लाह पामान।